हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज चूज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे ये किस तरीके की डिसीज या डिसेबिलिटी है, किस तरीके के इसमें सिम्टम्स नजर आते हैं, क्या कॉजेज इसके रह सकते हैं, तो इसके बारे में हम पूरी तरीके से जानेंगे। ये डिसेबिलिटी या डिसीज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसे लास्ट एक्ट हमारा जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया था 2016 के अंदर, उसके अंदर इसको ऐड किया गया था क्योंकि इसके अंदर डेली लाइफ एक्टिविटी जो है काफ़ी इफेक्ट होती है। तो जब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर इसको ऐड कर ही दिया गया है, डिसेबिलिटी में इंक्लूड कर ही दिया गया है, तो आप सभी को जो है इसे पढ़ना है, चाहे कोई भी डीएड कर रहा है, बीएड कर रहा है या एमएड कर रहा है। सभी को इसके बारे में पता होना भी चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जब एक्ट के अंदर ऐड कर दिया है तो किसी भी आप स्पेशल टीचिंग के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक आधा क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड देखने को मिल जाता है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। कैसी लगी क्लास ये ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जल्दी से दबा दीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है एक तरीके की डिसीज है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डालती है और इम्यूनी सिस्टम जो है हमारा वो अटैक करता है मालिन पे। मालिन के जो चारों तरफ एक लेयर होती है नर्व फाइबर की, जिसमें सूजन आ जाती है, घाव हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ब्रेन हमारे अदर बॉडी पार्ट पर सिग्नल जो देता है वो नहीं दे पाता है। हमारा ब्रेन क्या काम करता है, हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, जो मेरी मूवमेंट्स है उसको कंट्रोल करता है। तो वो जो कंट्रोलिंग पावर होती है जो ब्रेन कर रहा है, मेरे पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, सिग्नल दे रहा है, तो वो सिग्नल जो है कहीं ना कहीं बॉडी से और ब्रेन का जो सिग्नल है वो टूट जाता है। मैलिन शीथ जो है इस तरीके की दिखाई देती है, अंदर एक्सोन होता है और जो ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही है उसके कवर जो हो रहा है वो मैलिन शीथ है। ये हमारा पीएनएस का पार्ट होती है और पीएनएस के अंदर जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उसके अंदर ये देखने को मिलती है। एक्सोन का जो ये काम है हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाना होता है। अगर ये किसी तरीके से खराब हो जाती है या किसी तरीके से जो है इसमें प्रॉब्लम आती है तो हमारे ब्रेन तक मैसेज जो हमारे पहुंचता है या जो हमारा ब्रेन अदर बॉडी पार्ट्स को मैसेज पहुंचाता है तो वो नहीं हो पाता है, उसमें कहीं ना कहीं जो है कमी देखने को मिलती है। यहाँ आप देख सकते हैं नॉर्मल नर्व और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है मैलिन शेथ के अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल है जैसे अभी मैंने पीछे दिखाया, लेकिन डैमेज यहाँ आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मैलिन शेथ जो है डैमेज हो चुका है। नेक्स्ट हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस की डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं और ये जो डेफिनेशन है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, जैसे मैंने बताया इसमें इसको ऐड किया गया है तो उसी में इसकी डेफिनेशन दी गई है। तो यानी ये डेफिनेशन जो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग है। क्या कहती है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की ये डेफिनेशन? Multiple sclerosis means an inflammatory nervous system disease in which the myelin sheaths around the axon of nerve cells of the brain and spinal cord are damaged, leading to demyelination and affecting the ability of nerve cells in the brain and spinal cord to communicate with each other. यहाँ पर मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए यहाँ पे बता रखा है ये एक तरीके की नर्वस सिस्टम डिसीज है और मैलिन शेथ के जो है प्रॉब्लम होती है इसके अंदर, जो एक्सोन के साइडों पर आपके बहुत सारे नर्व सेल्स जो होते हैं उसको डैमेज करती है और ब्रेन और स्पाइनल कोड उसकी वजह से डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी एबिलिटी है
जो उनकी एबिलिटी है या उनके जो नर्वस सेल्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच में जो कनेक्शन होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो नहीं हो पाता है। जो हमारे इन्फ्लेंट्री हमारी जो कह सकते हैं मूवमेंट्स होती हैं, वो हमारी जो है नहीं हो पाती है। लाइक एग्जांपल के तौर पर हमें अचानक से कोई चीज़ पे गरम हमारे हाथ लगता है तो एकदम से जो हाथ पीछे हो जाता है, वो होता है हमारा, इसी वजह से होता है, हमारे नर्व सेल्स की वजह से होता है, जो हमारे बॉडी तक, ब्रेन तक कनेक्शन जाता है और वहाँ से जो है हमारा आता है कि गरम में एकदम से हाथ पीछे हट जाता है। इनवॉलेंटरी जो हमारी मूवमेंट्स होती हैं वो होनी बंद हो जाती हैं, जिसका इफेक्ट जो है देखने को मिलता है इसके अंदर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के सिम्टम्स की ओर, जिसकी वजह से आप पहचान सकते हैं कि इस पर्सन को मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने के चांसेस हो सकते हैं। श्योरिटी जो है हमेशा डायग्नोस्टिक टूल से आती है, सिर्फ हम कैरेक्टरिस्टिक्स से जो है हम रिस्क फैक्टर्स को माप सकते हैं, यानी उसके कितने चांसेस है उस डिसीज के होने के। तो सबसे पहला जो हमारा सिम्टम्स है वो है कि जो बच्चा या किसी पर्सन के लिम्स के जो हैं वो सुन पड़ने लग जाते हैं या कमज़ोर होने लग जाते हैं, कोई भी एक लिम्ब। और अधिकतर जो है ये लिम्ब जो है एक या एक से ज़्यादा जो एक ही साइड के देखने को मिलते हैं। जैसे लेफ्ट साइड के हैं तो दोनों लेफ्ट साइड के लिम्स देखने को मिलेंगे, या राइट साइड के तो दोनों राइट साइड के लिम्ब देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा सिम्टम है, जैसे मैंने बोला कि कोई पार्ट वीक हो जाता है या सुन पड़ने लग जाता है, तो उसमें पार्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। चुभने वाला पेन आपने देखा होगा, हमारे भी कभी कभी जैसे पैर सुन हो जाता है तो सुइयां सी चुभती हैं या किस तरीके से पेन होता है, वैसा सा पेन जो है इन लोगों को होने लग जाता है जिस पार्ट में सुन है वो। इनको जो है कह सकते हैं शॉक लगते हैं बीच बीच में, और ये शॉक जो है अधिकतर नेक मूवमेंट्स जो है आती हैं। ज़रूरी नहीं है नेक मूवमेंट में हो, लेकिन अधिकतर जो देखने को मिलता है नेक मूवमेंट जो है देखने को मिलता है। शॉक आता है तो एकदम से गर्दन जो है वो हिल जाती है पूरी तरीके से। जैसे कि हमने देखा था कि अभी मैंने डेफिनेशन में भी बताया था कि कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं होता है, तो आपस में जो बॉडीज का है वो कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं हो पाता है। ब्रेन कुछ करना चाहेगा बट हाथ साथ नहीं देंगे, हाथ करना चाहेंगे तो ब्रेन साथ नहीं देगा, तो कोऑर्डिनेशन जो है बॉडी का, पूरे फुल बॉडी का, वो कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। इन पर्सन में देखने को मिलता है कि आपस में कोऑर्डिनेशन जो है बॉडी का नहीं बैठ रहा है। जब बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि चलने में उनको दिक्कत होती है, उनके चलने की जो चाल है अब नॉर्मल सी हो जाती है, देखने में अजीब लगती है। जिस पर्सन को मल्टीपल स्क्लेरोसिस देखने को मिलता है, उन पर्सन्स में जो आईज है, विजन है, वो भी कहीं ना कहीं लॉस होती है, कभी थोड़ी और कभी कंप्लीटली लॉस जो है देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आई जो मूवमेंट होती हैं जब वो कर रहे होते हैं तो उस दौरान जो है पेन भी महसूस करते हैं ये पर्सन जिनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। विज़न की प्रॉब्लम से कई बार जो है कुछ पर्सन्स में डबल विज़न देखने को या ब्लर विज़न जो है देखने को मिलता है। विज़न के साथ साथ इन पर्सन्स के अंदर चक्कर जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा सेक्सुअल बॉल या ब्लडर फंक्शंस प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। इट मीन टॉयलेट प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। इसके अलावा थकावट उनको बहुत ज़्यादा फील होती है, और उसी की वजह से जो स्पीच होती है उनमें भी उनकी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे ऐसे लग रहा है वो थके हुए हैं, ढंग से बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी स्पीच में भी इसी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा जो है
कॉग्निशन प्रॉब्लम, जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कनेक्शन नहीं हो पा रहा बॉडी का आपस में, आपका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, इसी की वजह से कॉग्निशन प्रॉब्लम, सगो मूड भी जो है उन लोगों का डिस्टर्ब जो है रहता है, मूड स्विंग्स, मूड प्रॉब्लम्स भी देखने को बहुत ही पर्सन्स में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कॉजेज की ओर बढ़ते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कॉज एग्जैक्ट जो है अभी अननोन है, नहीं बताया जा सकता है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस का एग्जैक्ट जो कारण यही है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अटैक करता है हमारे खुद के टिश्यूज़ पे, जिसकी वजह से वो टिश्यूज़ की वजह से हमारा जो मैलिन शीथ है वो हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, और जिसकी वजह से जो एक्सोन का वर्क होता है हमारे ब्रेन और हमारी बॉडी के अंदर कन्वर्सेशन या कह सकते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, वो हमारा जो है वो खराब हो जाता है। ब्रेन तक मैसेज कन्वे नहीं होता है, आपस में जो कनेक्शन होता है वो टूट जाता है बिकॉज ऑफ मेलिन शीथ। और ये खराब होती है उसके खुद के इम्यून सिस्टम, हमारे जो बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम है उसी की वजह से जो है वो खुद अटैक करता है नर्वस सेल्स पे, हमारे नर्वस सिस्टम्स पे, जिसकी वजह से हमारा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मैलिन को कंपेयर किया गया है इलेक्ट्रिसिटिकल वायर्स से। आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि उसके अंदर तारे जा रही हैं, तारों के ऊपर ऊपर हमारी कोटिंग की जाती है प्लास्टिक की, ताकि वो जो तारों का काम है अंदर एक हमारे बोर्ड से जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर लग रही है उस तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना, और ऊपर जो लगाई जाती है प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है वो ये काम करती है कि उसको कहीं इधर उधर भटकने नहीं देती इलेक्ट्रिसिटी को, तो सीधा वो डायरेक्ट वहीं जाती है। अगर वही कवरिंग जो है खराब हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे इंस्ट्रूमेंट तक इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाती है और शॉक लगने के भी पूरे चांसेस होते हैं। सेम मैलिन का भी वही चीज है। एक्सोन का जो काम है वो मैलिन क्या करती है, ऊपर कवरिंग का काम करती है कि ताकि वो जो भी मैसेज पास हो रहा है वो सही तरीके से हो, वो इधर उधर ना भटके। लेकिन अगर मैलिन खराब हो जाती है, मैलिन शीट खराब हो जाती है, तो क्या होता है, वो मैसेज सही तरीके से कन्वे नहीं हो पाता है, वहां तक नहीं पहुंच सकता है, और वो कहीं ना कहीं जो है करंट या कह सकते हो झटके लेने का भी काम करता है। इसके अलावा जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के जो कुछ पीपल क्लियर नहीं है कि कुछ पीपल में किसी रीजन से है, किसी रीजन जो है कुछ है, जो रीजंस हैं अलग अलग पर्सन में अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। तो कह सकते हैं ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है जेनेटिकल या इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर में अगर मैं बात करूं, जो अभी हमने बात करी इन्वायरमेंटल और जेनेटिकल फैक्टर्स जो हैं देखने को मिल सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारा जो है एज आता है मोस्ट प्रोबेबली जो रिस्क फैक्टर। ये वैसे किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन अधिकतर 20 to 40 ईयर जो है बच्चों में या पर्सन्स कह सकते हैं, 20 to 40 बच्चे तो नहीं होंगे, पर्सन्स के अंदर जो है देखने को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें ज़्यादा लोग जो इस एज में इफेक्ट होते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस से। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है अधिकतर 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा गर्ल्स में देखने को मिलता है, लेकिन पर्टिकुलर अगर बात करूं कोई रीज़न ऐसा पर्टिकुलर अभी तक सामने नहीं आया है कि वुमेन्स को इसलिए ही एग्जैक्ट होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी रिसर्च हुई हैं, उसमें बोला गया है कि जो गर्ल्स होती हैं उनमें टेंशन स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, मोटापा जो है ज़्यादा है, हाँ विटामिन डी की कमी जो है वो ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से सूजन सूजन जो है बॉडी में रहती है, जिसका रीज़न जो है ये बताया जाता है। साथ साथ जो है बहुत सारे अदर रीज़न जो हैं बताए गए हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी कमियां जो हैं वो हो जाती हैं वुमन में, तो उसकी वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं कि गर्ल्स में इसलिए ज़्यादा होता है।
जैसे अभी हमने बात करी, जेनेटिकल फैक्टर भी हो सकते हैं, यानी अगर पेरेंट्स में कभी मल्टीपल स्क्लेरोसिस रहा है या किसी सिबलिंग को हुआ है तो आगे होने वाली जनरेशन के अंदर रिस्क फैक्टर जो है बढ़ जाते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने का। या फैमिली हिस्ट्री भी बहुत मैटर करती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। पर्टिकुलर ये किसी वायरस के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है अटैक करने लग जाता है हमारी बॉडी पे। तो कह सकते हैं किसी वायरस पे की वजह से भी हो सकता है। और अगर मैं पर्टिकुलर वायरस की बात करूं, एप्स्टीन बार जो वायरस है वो एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है इन्फेक्शन होने के, इन्फेक्शन होकर इम्यून सिस्टम खराब होने का। तो ऐसे और बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, बट अगर बात करूं पर्टिकुलर तो ये माना गया है कि एप्स्टाइन बार जैसे वायरस जो है वो इन्फेक्ट कर सकता है। एक रीज़न क्लाइमेट भी बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा जिन एरियाज़ में ठंड रहती है उन एरियाज़ में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको विटामिन डी पूरा नहीं मिल पाता है, सन नहीं निकलता है क्योंकि धूप नहीं निकलती है सही तरीके से। जैसे भी मैंने पहले भी बताया, गर्ल्स को ज़्यादा चांसेस इसलिए ही बताए गए हैं क्योंकि उनमें बहुत सारी कमियां हो जाती हैं, स्पेशली विटामिन डी की, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर सूजन आती है और जो बॉडी है सही तरीके से वर्क नहीं करती है, मोटापा आता है। तो बहुत सारे रीज़न जो हैं वो बताए गए हैं। तो सेम वही क्लाइमेट के ऊपर भी जब बात होती है तो वो यही कहते हैं कि मदर जो हैं, प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उन्हें पूरी तरीके से धूप नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से विटामिन डी या अदर जो बॉडी में नीड है चीज़ों की वो पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो है बच्चे ज़्यादा चांसेस होते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने का, जहाँ पर जलवायु ठंडी रहती है अधिकतर। जैसे अभी हम बार बार विटामिन डी की बात कर रहे हैं तो एक रीज़न जो है पर्टिकुलर विटामिन डी होगा ही सही। अगर भी किसी पर्सन में विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा है तो उसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने के चांसेस या रिस्क फैक्टर जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, शीत वायु के जहाँ पे ठंड ज़्यादा है वहाँ भी हो सकता है, या ऐसे पर्सन जो धूप में नहीं निकलते हैं या धूप लेने का चांस नहीं मिलता है, कुछ भी रीज़न जो है वो हो सकता है। तो कह सकते हैं विटामिन डी या सनलाइट जहाँ नहीं मिल रही है उन पर्सन्स को जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने के चांसेस जो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिस जो क्रोमोसोम 6p21 में पाया जाता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने का एक रीज़न जो है वो भी पाया गया है, यानी उसमें भी कहीं ना कहीं खराबी होती है जिसकी वजह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा भी जैसे बात हुई थी रीज़न मल्टीपल स्क्लेरोसिस का है, और अधिकतर जो है फीमेल के लिए रीज़न बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और कह सकते हैं स्पेशली ये बात सही है फीमेल्स के लिए चाइल्डहुड एज के अंदर या एडोलसेंस जो ओबेसिटी होती है, एडोलसेंस में बहुत ज़्यादा बच्चे हेल्दी हो जाते हैं। और तो कह सकते हैं ये पर्टिकुलर एज जो है वो मोटापे की वजह से भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने का कारण जो है बन जाती है। जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि इम्यून सिस्टम हमारा खुद के टिश्यूज पर अटैक कर देता है, तो जो है ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं इम्यून सिस्टम की कोई भी डिसीज़ या डिसऑर्डर अगर हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा रीज़न बन सकता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने का। बहुत सारे जो है ऐसे कह सकते हैं, हमारा थायराइड डिसीज़ जो है या डायबिटिक्स जो है या हमारे कोई बॉल डिसीज़ है या एनीमिया जैसी प्रॉब्लम्स है, ये बहुत सारी ऐसी डिसीजेज हैं जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाता है और हमारे खुद के जो टिश्यूज़ हैं उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। तो कह सकते हैं एक रीज़न ये भी हमारा रिस्क फैक्टर हो सकता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने का। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लास्ट हमारा स्मोकिंग की ओर। स्मोकिंग या किसी तरीके का भी अल्कोहल अगर कोई लेता है उससे भी हमारे इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। हमारे बहुत सारे अदर डिसऑर्डर डिसीज जो हैं हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है और हमारे खुद के टिश्यूज पे अटैक कर सकता है।
तो जनरली किसी भी डिसीज या डिसऑर्डर होने के स्मोकिंग, अल्कोहल लेना जो है कारण हो सकता है। तो ऐसे ही हमारा कह सकते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने का भी एक रीजन अल्कोहल और स्मोकिंग हो सकता है। यहाँ पर आज की क्लास खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से ये वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, जल्दी से जाइए वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। और अगर आप कोई टॉपिक देखना चाहते हैं स्पेशली, तो उसे भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, जल्दी से मैं उस पर भी काम करके आपके सामने लेकर आऊँगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, लाइक किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। उसके बाद मैं जल्दी से आपके सामने एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। नमस्ते, शुक्रिया।